जिंदगी का सफ़र है। ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। श्रुति कान में हेडफोन लगाए आंखें बंद किए गाना सुनने में मग्न थी। सुधांशु और नील आपस में गप्पे मार रहे थे। नील सुधांशु बचपन के दोस्त थे। सुधांशु कोई भी काम नील की जानकारी के बिना नहीं करता था। श्रुति को मग्न देखकर सुधांशु बोला, इसका काम सही है, पूरा सफ़र गाने सुनने में निकाल देती है। सही है यार, वैसे भी अंधेरे में बाहर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सुनने दे उसे। सुधांशु के जरिए नील की मुलाकात श्रुति से हुई और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। श्रुति सुधांशु की बिजनेस पार्टनरशिप थी। अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों शहर से दूर कंचनपुर गांव के पास काली पहाड़ी की ज़मीन देखने आए तो दोनों नील को भी साथ ले आए थे। सुधांशु, हम बहुत लेट हो गए हैं, रात होने वाली है, क्यों ना हम लोग यहीं पास के गांव में रहने की जगह देख लेते हैं। क्यों श्रुति, तेरा क्या विचार है? नील ने पूछा। क्यों, तुझे भूतों से डर लग रहा है क्या? सुधांशु हंसकर बोला। हंसने की बात नहीं है सुधांशु, नील सही ही कह रहा है। हम जिस रास्ते से आए वो एकदम वीरान है, वहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं है, ऊपर से चारों ओर घना जंगल। ऐसे में रात को कहीं गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे? हाँ सुधांशु, तू भले भूत प्रेत पर विश्वास ना करे, पर मैं तो करता हूँ। मैंने नाना जी के गांव जाते समय बचपन में एक बार ऐसा कुछ देखा कि दोबारा कभी भी वहाँ गया ही नहीं। मेरा ऐसा कोई अनुभव तो नहीं रहा है, पर फिर भी मैं इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ। और अब रात भी होने आई है। तो श्रुति ने नील की बात का समर्थन किया। तो क्या हुआ, चिंता मत करो श्रुति, मैं तुम लोगों को यहाँ लाया हूँ तो सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, अब चलें? सुधांशु ने कहा। सुधांशु, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैंने पता कर लिया है। थोड़ी देर पहले सेवाराम कह रहा था कि शहर आने जाने का यही एक रास्ता है। नील बोला। ओके, फिर इसी से चलते हैं, आओ बैठो। सुधांशु ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अगर रात को गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत या गड़बड़ हो गई तो? मुझे तो दिन में ही वहाँ का सन्नाटा डरा रहा था। क्यों ना आज रात हम लोग कंचनपुर में ही रुक जाए, कल सुबह जल्दी शहर के लिए निकल लेंगे। क्यों नील? श्रुति बोली। हाँ यही ठीक रहेगा सुधांशु, नील बोला। यार तुम दोनों सच्ची बहुत डरपोक हो। श्रुति, तेरी तो नई गाड़ी है, फिर भी डर रही हो? यह बात तुम कल ही कह देती तो मैं अकेला ही यहाँ आ जाता। हा 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 हा, सुधांशु हंसते हुए कहा। हंसने की कोनो बात नहीं है बाबूजी, मेम साहब और नील साहब सच्ची ही तो कह रहे हैं। रात के समय जाने में कौनो समझदारी नहीं, सेवाराम ने कहा। अब तुम शुरू हो गए? झूठ नहीं बोलेंगे साहब, हमारी ज़िंदगी इसी गांव में बीती है। बचपन से बहुत कुछ सुने हैं इस जंगल में। साची कहत है हम साहब। वो रास्ता दिन के लिए ठीक है, वहाँ से रात को जाना ठीक नहीं। चलो तुम अपना काम करो, हम हमारा देख लेंगे। यह कहकर सुधांशु ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सच्ची कहत है साहब, रात को वहाँ से हम गांव वाले भी नहीं जाते। बात मान लियो, हम गांव में ही तोहार लोगन की सोवे की व्यवस्था करवाई देत है। भवरे उठत तुम औरे निकल लेना, सेवाराम बोला। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सेवाराम। यार अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, हम लोग अभी निकलेंगे तो सुबह 3 बजे तक शहर पहुंच जाएंगे, सुधांशु बोला। सेवाराम की बातें सुनकर श्रुति और भी भयभीत हो रही थी कि क्या सुना उस रास्ते के बारे में, हमें बताओ सेवाराम। श्रुति हकलाते हुए बोली। मेम साहब, बहुत समय पहले यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। इस काली पहाड़ी की ज़मीन खरीदने में कौनो समझदारी नहीं है। यहाँ शहर वालों का कोई कारोबार शुरू नहीं होता। क्यों सेवाराम? श्रुति बोली। बहुत लंबी कहानी है यह। यहाँ सिर्फ कंचनपुर, मधुपुर, मानपुर और 1-2 और छोटे कस्बे हैं। बस वहाँ के लोग ही कारोबार कर पाते हैं। किसी भी बाहर वाले का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो?
ऐसा क्या है यहाँ जो कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं होता? नील ने पूछा। सुधांशु साहब को हम पहले ही हिंट दिए थे कि यहाँ जो भी आया है बर्बाद हुआ है। यहाँ के बारे में अच्छी तरह पता कर ले, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। सेवाराम कुछ कहता उससे पहले उसकी बात काटते हुए सुधांशु चिल्ला पड़ा। कभी तो चुप रहा करो सेवाराम, तुम बहुत बोलते हो। और जाओ यहाँ से, हम हमारा देख लेंगे। वैसे भी इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं है, हम लोग अभी वापस जाएंगे। नहीं सुधांशु, हम सेवाराम की बातें इग्नोर नहीं कर सकते, नील और श्रुति बोले। ठीक है, तो तुम दोनों गांव की बस सुबह शाम चलती है, उससे आ जाना, मैं अकेला चला जाता हूँ। सुधांशु गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ठीक है, तुम नहीं मानते तो हम भी चलते हैं। साथ आए हैं तो परेशानी हो या सुख साथ भोगेंगे। जैसन आपकी मर्जी साहब, हमार फर्ज हम पूरा कर दिए, आगे तोहार लोगन की किस्मत, ईश्वर रक्षा करे, चलत है हम। सेवाराम चला गया। तुमने बेचारे सेवाराम को क्यों भगा दिया? वो तो हमारे भले की बात कर रहा था। नील सुधांशु के ऊपर गुस्सा होने लगा। सुधांशु, ऐसा क्या है वहाँ? क्या छुपा रहे हो तुम? सच, अब तो यह जगह देखकर तो हमें भी नेगेटिव फीलिंग आने लगी है। श्रुति ने फिर पूछा। कुछ भी नहीं, इन गांव वालों का काम ही है अफवाह फैलाना। सुधांशु बोला। अभी भी वक्त है सुधांशु, एक बार और विचार कर ले। हाँ नील, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो, रात हो रही है, हम कंचनपुर चलते हैं। सच बताऊं तो मुझे अब इस काली पहाड़ी के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हम सुबह जल्दी शहर के लिए वापस निकल लेंगे, श्रुति बोली। सुधांशु मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वैसे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, यह आज प्रूफ हो गया। बेवकूफ़? और हम? वो कैसे? नील और श्रुति बोले। अरे यार, तुम लोग बात ही बेवकूफ़ी भरी कर रहे हो। नील, श्रुति, पहले मेरी बात समझो। यह गांव वाले बड़े ही सीधे साधे होते हैं, शहर वालों से दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं, इसलिए बेकार की बातें करके शहरी लोगों को डराते हैं ताकि कोई शहरी उनके गांव में प्रवेश ना करे। सुधांशु बोला। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, नील बोला। एक बात बताओ, यह जो फैक्ट्री लगी है, यह सब क्या गांव वालों ने लगाई होगी? हो ही नहीं सकता, क्या पता रात को हमें यहाँ रोक कर डराने का प्लान हो। चलो अब चलते हैं, समय से निकलेंगे तो समय से पहुँच जाएंगे। हाँ, तेरी बात सही है सुधांशु, कुछ भी हो सकता है। चल श्रुति, अब और देर करने में कोई फ़ायदा नहीं, तू आराम से पीछे बैठ जा, मैं आगे बैठ जाता हूँ। नील ने श्रुति को समझाते हुए कार की पीछे की सीट पर बैठा दिया। श्रुति ने ईयरफोन लगाए और आंख बंद करके मोबाइल पर गाना सुनने लगी। यह गांव वाले भी बड़े अजीब होते हैं ना सुधांशु। सच बताऊं, सेवाराम की बातें सुनकर मैं भी डर गया था। अब तो लगता है इस जगह के लिए किसी और पार्टी से इसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा। हाँ नील, यही बात होगी, तभी तो मैंने कहा कि इन बातों पर विश्वास मत करो, यह अफवाहें हैं बस। तभी गाने सुनने में मग्न श्रुति को एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैरों को छुआ। उसे लगा शायद नील ने छुआ होगा। क्या बात है नील, छुआ क्यों? कहाँ, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा श्रुति? नील ने गर्दन घुमाकर पूछा। तुमने मुझे छुआ क्यों? श्रुति बोली। मैंने नहीं तो, तू सोई थी क्या? मैं और सुधांशु तो कब से बातें करते जा रहे हैं, तूने देखा नहीं? पूछ सुधांशु से, नील ने कहा। श्रुति, लगता है तू और तेरा दिमाग अभी भी वही गांव में घूम रहा है। हा हा हा, सुधांशु हंसा। हाँ शायद, श्रुति ने फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, तो फिर एक सरसराहट अपने समीप महसूस की। चौंक कर देखा तो कुछ भी नहीं था। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। नील, कुछ तो है जो मुझे अजीब लग रहा है। नील प्लीज़, तुम पीछे आ जाओ, मैं अकेली नहीं बैठूंगी। जा भाई, तू उसके साथ ही बैठ, नहीं तो यह ऐसे ही डरती रहेगी। सुधांशु ने बीच जंगल में गाड़ी रोक दी। नील उतरकर श्रुति के साइड का गेट खोलने लगा। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल से अजीब सी डरावनी आवाज़ें और हवा की सरसराहट सिहरन पैदा कर रही थी।
गाड़ी से बाहर खड़े नील को मन ही मन डर लग रहा था। श्रुति यार लॉक तो खोल, गेट खुल नहीं रहा तो मैं अंदर कैसे आऊँ? नील झल्ला उठा। लॉक तो खुला है नील, रुको मैं अभी अंदर से भी गेट खोलती हूँ। श्रुति गेट खोलने की कोशिश करने लगी पर कार का दरवाज़ा जरा भी टस से मस नहीं हो रहा था। अरे यार रात यहीं बितानी है क्या? क्या कर रहे हो तुम दोनों? कोई लॉक नहीं लगा है, मैं सब चेक कर चुका हूँ। सुधांशु ने अंदर से सारे सिस्टम चेक करके देखकर बोला, लगता है किसी कारण से गेट तो जाम नहीं हो गया। नील एक काम कर, तो अंदर आ और अपनी सीट को थोड़ा झुकाकर अंदर से ही पीछे चला जा, बेकार में देर हो रही है। ओके यही ठीक रहेगा। नील अपनी सीट पर बैठने के लिए गेट ओपन करने लगा। अरे यह क्या, अब यह भी नहीं खुल रहा सुधांशु, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? सुधांशु चौंका। जरूर कुछ गड़बड़ है सुधांशु, मुझे लगता है सेवाराम सही कह रहा था, नई गाड़ी में ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती। गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश में नील के पसीने छूटने लगे। क्या कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो नील? तुम दोनों खुद डर के मारे दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहे और बेकार की बातें और करने लगते हो। हद है यार, सुधांशु चिल्लाया। सुधांशु माँ कसम, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा तू देख, तेरी तरफ का दरवाज़ा खुल रहा है क्या? नील ने कहा। हाँ मेरा तो खुल रहा है, यह देखो। सुधांशु ने सीट पर बैठे ही दरवाज़ा खोलकर दिखाया। एक काम करो, तुम यहाँ से अंदर आओ, मैं बाहर निकलता हूँ। चलो जल्दी, अब देर मत करो। सुधांशु जैसे ही बाहर निकला वैसे ही वो भी गेट खट से बंद हो गया। अरे रे, यह कैसे बंद हुआ? यह कैसे हो सकता है? अब तो सुधांशु के भी पसीने छूट गए, उसे भी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। श्रुति, तेरी गाड़ी में पहले भी ऐसी समस्या हो चुकी है क्या? नील ने पूछा। नहीं नील, गाड़ी तो एकदम नई है। हाँ पहली बार इतनी दूर लेकर आए हैं, पर उससे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर यह कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो हमारे भी कुछ नहीं आ रहा श्रुति, यह क्यों नहीं खुल रहे? सुधांशु सिर पर हाथ रखकर बोला। उफ, एक तो घनघोर अंधेरा, ऊपर से यह डरावनी आवाज़ें। नील, सुधांशु कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाने सुनने के कारण मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, मुझे तुम लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हो। श्रुति रोने लगी। श्रुति रो मत, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं ना। एक काम कर, तो आगे आकर गाड़ी की सभी लाइट्स ऑन कर दे, रोशनी हो जाएगी, तब तक हम गाड़ी के लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। तो चेक करके देख, कहीं गलती से गाड़ी लॉक तो नहीं हो गई है। नील बोला। हाँ यह हो सकता है श्रुति, नील सही कह रहा है, तो आगे जाकर लॉक खोलने की कोशिश कर। नील अपने मोबाइल से श्रुति को जरा रोशनी दिखा दे, मेरा फ़ोन गाड़ी के अंदर ही रह गया है। सुधांशु जेब टटोलते हुए बोला। मेरे मोबाइल की बैटरी तो शाम को ही डिस्चार्ज हो गई थी सुधांशु, मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है नील, हमें रात वहीं रुक जाना चाहिए था। श्रुति लड़खड़ाती जुबान से बोली। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। अंधेरा इतना घना था कि कार के अंदर श्रुति भी नहीं दिख रही थी। सितंबर का महीना था तो चांद भी बदली में छुपा हुआ था। श्रुति उठने लगी तो अचानक घर घर की आवाज़ के साथ कार अपने आप स्टार्ट हो गई। यह देख श्रुति की चीख निकल गई। ये कैसे? नील, सुधांशु मुझे बचाओ! श्रुति डर से चीखने लगी और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट होकर तेज रफ्तार के साथ आंखों से ओझल हो गई। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? हम सेवाराम की बात मान लेते तो सही रहते सुधांशु, अब हम श्रुति को कैसे ढूंढेंगे? नील सिर पकड़कर बैठ गया। वो तो हमारे साथ आ ही नहीं रही थी, तेरे कहने पर उसे साथ में लेकर आया था, अब उसके भाई को क्या जवाब दूंगा? अब क्या करेंगे और क्या बताएंगे श्रुति के भाई को? सुधांशु तू सही कह रहा है नील, श्रुति की गाड़ी उसे लेकर अपने आप गायब हो गई, इस बात पर कौन विश्वास करेगा? चर्र मर्र सूखे पत्ते चरमराने की आवाज़ आने लगी। ऐसा आभास हुआ जैसे कोई उनकी ओर चला आ रहा है। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे नील, पहले तो अपनी सुरक्षा की सोचो। सुनो, सूखे पत्ते की आवाज़ से लग रहा है कि कोई इधर आ रहा है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की डालियाँ किर किर की डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी।
अब क्या करें? आग जला लेते हैं। हाँ, यही सही होगा। तुरंत दोनों ने आसपास की सूखी टहनियाँ और पत्ते जमा किए और सुधांशु ने अपना रुमाल को सिगरेट लाइटर से आग लगाई और उस ढेर को आग लगा दी। नील आंखें मल मल कर चारों ओर देखने की कोशिश कर रहा था, पर हर ओर सिर्फ अंधेरा और घना जंगल ही नजर आ रहा था। सुधांशु, यहाँ इतने पेड़ हैं पर ऊपर चढ़ने लायक एक भी नहीं है कि हम उस पर चढ़कर यह देख सकें कि आसपास कोई बस्ती में रोशनी दिख जाए और हमें कोई मदद मिल सके। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। यह तो शायद हवा की आवाज़ थी, अब बंद हो गई। हाँ शायद, लेकिन अब भेड़ियों के रोने की आवाज़ से दिल की धड़कन तेज होने लगी। अरे बाप रे, यहाँ भेड़िए भी हैं। नील घबराया। डर मत, आग से कोई पास नहीं आएगा, बस इसे बुझने नहीं देना। इसके सहारे हमें रात यहीं बितानी है। अंधेरे में इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं नील। हम सुबह होते ही सबसे पहले गांव वालों की सहायता से श्रुति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन है वहाँ? तभी नील को कोई दौड़ता महसूस हुआ। बचाओ, मुझे बचाओ, छपाक के स्वर के साथ किसी महिला की पानी में हाथ पैर मारने की आवाज़ आने लगी। चल देखते हैं, कोई मुसीबत की मारी लगती है, वरना इस अंधेरे जंगल में इतनी रात को क्या करने आती। सुधांशु उठकर जाने लगा। चुपचाप बैठे रहो, क्या पता कोई छलावा हो, यह भी हो सकता है। सुधांशु फिर आग के समीप बैठ गया। दोनों खामोशी से हाथ में मजबूत टहनियाँ लिए बैठे थे। देख, आवाज़ बंद हो गई ना, मैंने सही कहा था, यह छलावा हो सकता है। नील बोला। पर तुझे कैसे पता चला? नाना जी के गांव में ऐसा ही कोई चक्कर था। वो अक्सर सबसे कहा करते थे कि सुनसान जगह पर कोई पीछे से आवाज़ दे तो कभी मुड़कर मत देखना। क्यों भला? कोई अपना भी तो हो सकता है ना, किसी काम से बुला सकता है। सुधांशु ने पूछा। सुधांशु, तुम कभी गांव नहीं गए या फिर वहाँ से कोई संबंध नहीं है क्या? नाना जी कहते थे कि नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप और आवाज़ में धोखा दे सकती है, इसलिए यह ज़रूरी नहीं कि आवाज़ लगाने वाला अपना ही हो। क्या बात कर रहा है? मैं नहीं मानता। तेरे इस नहीं मानने के चक्कर में ही तो आज हम मुसीबत में घिर गए हैं। नील ने चारों ओर अग्नि का घेरा बना लिया था और बीच बीच में आग में सूखी टहनियाँ और पत्ते डालकर उसे बुझने से बचा रहा था। चिंता और डर से नींद आंखों से कहीं दूर थी। नील, मैंने नहीं सोचा था कि सच में भी ऐसा होता है। सेवाराम ने मुझे यह कहा था कि यह जगह शहर वालों के लिए ठीक नहीं, आप यहाँ प्रोजेक्ट लगाने का विचार छोड़ दो। पर यहाँ तो किसी नेगेटिव एनर्जी का चक्कर लगता है। तूने उसे बताने से पहले ही चुप करा दिया होगा। पहले भी डांट कर पूरी बात नहीं सुनी होगी। सुनता तो पूरी बात बताता, पर फिर भी तुझे विश्वास नहीं होता और यह सब होता ही है। नील बोला। तभी उन्हें कुछ बातें करते लोगों के आने का आभास हुआ। हाथों में टॉर्च दिखाई दे रही थी। चुप नील, वो देख, उधर लगता है उस औरत को ढूंढ रहे हैं। हम भी उनके साथ निकल लेते हैं। उन लोगों ने आग जलती देख ली शायद, इसीलिए हमारी मदद को आ रहे हैं। सुधांशु, अभी भी रात ढली नहीं, यह भी कोई छलावा हो सकता है। याद नहीं सेवाराम ने क्या कहा था? गांव वाले शाम के बाद इधर नहीं आते। नील ने कहा। एक बुजुर्ग और उसके साथ शायद उसका बेटा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शहरी लोग लगते हो तुम लोग। तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि रात में यहाँ आना मना है? बुजुर्ग ने कहा। वो हम यहाँ। सुधांशु कुछ कहता उससे पहले नील ने पूछा। आप पहले बताओ कि यहाँ कोई खतरा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम दीना और राजू मेरा बेटा है। हम अपनी बहू को ढूंढने आए हैं। आपने देखा उसे? वो झगड़ा करके इधर ही भागी थी। बुजुर्ग बोला। नहीं, हमने तो नहीं देखा। नील कुछ और बोलता उससे पहले सुधांशु बोल उठा। हाँ, इधर से किसी औरत की आवाज़ आई थी, जैसे वो पानी में कूदी हो। बाबू चलो हमारे साथ, हमें बताओ किधर से आवाज़ आ रही थी, कहीं गुस्से में वो कुछ कर न बैठे। राजू बोला। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे,
आप लोग यहीं के रहने वाले हो तो आपको यहाँ का चप्पा चप्पा पता होगा, फिर हमारे मार्गदर्शन की क्या ज़रूरत है। उधर से आवाज़ आई थी तो जाकर देख ले, नील ने कहा। कैसी बात कर रहे हो नील, हमारी मदद से इनकी बहू मिल जाए तो अच्छा है ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। सुधांशु उठा और खड़ा हो गया। नहीं सुधांशु, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तू नहीं जाएगा। नील ने गौर किया कि वो दोनों इस तरह खड़े थे कि आग का धुआं भी उन्हें टच न करे। तू डर के मारे पागलपन की बातें कर रहा है नील, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया। उससे पहले वो उठकर घेरे से बाहर निकलता, नील ने जलती हुई एक टहनी उठाई और बाप बेटे के ऊपर फेंक दी। नील सही था, वो कोई छलावा ही था। ओह माय गॉड, यह तो गायब हो गए। कहा ना मैंने, इस समय बस हनुमान चालीसा का पाठ करो और कोई चारा नहीं है हमारे पास सुधांशु। सुबह होते ही कंचनपुर जाएंगे और उनकी मदद से श्रुति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ तू सही कह रहा है, सुधांशु डरते हुए बोला। रह रहकर सन्नाटे को चीरती आवाज़ों के बीच अचानक सुधांशु उठकर बाहर जाने लगा। तू कहाँ चला? बस आया यार, एमरजेंसी है। सुबह पता नहीं कब होगी, हम काफ़ी समय से निकले हुए हैं। नहीं, यह गलती मत करना सुधांशु, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करूँ यार, इतना भी नहीं डरा जाता। वैसे भी अभी कोई हलचल नहीं, लगता है सुबह होने वाली है। नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज है 2 या 2:30 बज रहे होंगे। 1-2 घंटे रुक जा, 4 बजे के बाद कोई डर नहीं। सॉरी, नहीं रुक सकता। सुधांशु चला गया। सुधांशु यार तू भी, नील रोकता रह गया। हे बजरंगबली रक्षा करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। नील जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगा। तभी सुधांशु के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। नील बचाओ मुझे, बचाओ जल्दी, मैं नीचे गिरा जा रहा हूँ। सुधांशु अब क्या करूँ? मैं बाहर निकला और मेरे साथ भी कुछ। लगता है आज हम तीनों की कहानी इसी जंगल में खो जाएगी। नील ने हाथ में पकड़ी मोटी टहनी में अपनी जैकेट को अच्छी तरह बांधा और उसे जलाकर सुधांशु की ओर भागा। मैं आ रहा हूँ। सुधांशु अचानक उसका पैर फिसला। उसने बहुत संभलने की कोशिश की, पर फिर भी काफ़ी दूर तक सरकने के बाद वो किसी चीज़ से टकराकर रुक गया। उसकी कोहनी छिल गई, पर उसने जलती हुई टहनी नहीं छोड़ी। यह रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया। हमारी गाड़ी? श्रुति कहाँ है तू? रोशनी पर्याप्त नहीं थी, कार के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। नील, सुधांशु चिल्लाया। आग कहीं बुझ न जाए, पहले सुधांशु को देखूं, फिर श्रुति को ढूंढता हूँ। आया सुधांशु। नील आवाज़ की दिशा में भागा। सुधांशु एक पेड़ की जड़ें पकड़े लटका हुआ था। तो इधर कैसे गिरा? पता नहीं यार, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। कौन था? अंधेरे के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह तो यह जड़ें पकड़ में आ गई और मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए तुझे बुलाने लगा। हाथ दे अपना। नील की मदद से सुधांशु बाहर आ गया। उफ यार, पहले पता होता यहाँ इतनी गड़बड़ है तो मैं कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचता। वह ज़मीन में बैठकर हाँफने लगा। तेरा सिगरेट लाइटर कहाँ है सुधांशु? मेरी जेब में। क्यों? यह अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। हमें एक और मजबूत लकड़ी ढूंढकर मसाल बनानी होगी। हमारी कार भी मिल गई। चल श्रुति को ढूंढते हैं। कार कहाँ है? तो चल मेरे साथ। नील सुधांशु का हाथ पकड़े उस तरफ दौड़ा जहाँ कार देखी थी। लाइटर जला सुधांशु, यह आग बस बुझने ही वाली है। नहीं बुझेगी, मुझे लकड़ी मिल गई। यह देखो, ओह यह गिली है। रुक तू, या पकड़ जरा। नील ने अपनी शर्ट उतारकर उसके सिरे पर अच्छी तरह बांधकर आग लगा दी। वाह नील, तुझे बहुत आइडिया है। मेरे जैसा इंसान तो कब का मर चुका होता। हाँ चल अब श्रुति को ढूंढते हैं। नील सुधांशु को लेकर कार तक पहुंच गया। यह रही हमारी गाड़ी। यह तो बिल्कुल सही सलामत है नील। भगवान करे श्रुति भी ठीक ठाक हो। सुधांशु ने आगे बढ़कर गेट खोलने की कोशिश की तो वो आराम से खुल गया। लो, दरवाज़ा भी आराम से खुल गया। गाड़ी की लाइट चालू करके देखो
कि अंदर श्रुति है भी या नहीं। श्रुति! नील, श्रुति गाड़ी में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रुति कहाँ हो तुम? नील ने आवाज़ लगाई। सुधांशु ने कार से अपना मोबाइल निकालकर समय देखा। नील 3 बजने वाले हैं। नील ने और कोई जवाब ना देकर वो सूखे पत्ते चुपचाप जमा करके आग जलाने लगा। क्या हुआ तू मौन क्यों है? सुधांशु ने पूछा। मौन नहीं यार, अब यह टहनी बुझने वाली थी तो पहले आग की व्यवस्था कर रहा था। तू टहनी अच्छे से पकड़े रहना, आग से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। ओके, सुधांशु बोला। मोबाइल दिखा। नील ने सुधांशु के मोबाइल की टॉर्च जलाकर गाड़ी की सीट के आसपास अच्छी तरह देखा। श्रुति गाड़ी में तो नहीं है, कहाँ जा सकती है वह? डिक्की देख नील, शायद डरकर उसमें छुप गई हो। हाँ, हो सकता है। नील ने डिक्की खोली तो श्रुति उसमें बेहोश पड़ी थी। श्रुति, आंखें खोल। श्रुति! इसे तो होश ही नहीं आ रहा है, अब क्या करे? पानी नील, गाड़ी में पानी की बोतल है। सुधांशु ने तुरंत पानी की बोतल निकाली। नील ने श्रुति के मुंह पर पानी के छींटे मारना शुरू कर दिया। छींटे पड़ते ही श्रुति के शरीर में हलचल होने लगी। छोड़ो मुझे, नहीं! चीखकर उठी तो नील और सुधांशु को देखा तो नील से लिपट गए। नील, तुम लोग आ गए? क्या हुआ तेरे साथ और डिक्की में कैसे? नील ने पूछा। अचानक गाड़ी रुकी और दरवाज़ा भी आराम से खुल गया। मैं डरते हुए उतरी, सोचा आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके तुम लोगों के पास ले जाऊं। घने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही गाड़ी से उतरी, किसी के हाथों का दबाव क्षण भर के लिए मेरे गले पर महसूस हुआ, लेकिन एक चीख के साथ वो साया दूर होकर गायब हो गया। मैं डर के मारे डिक्की में जाकर छुप गई और कैसे बेहोश हुई पता नहीं। नील, एक बात नहीं समझ आ रहा, उसने श्रुति को मारने की कोशिश की, फिर चीख कर भागा क्यों? उसका कारण यह है, नील ने श्रुति के गले में पड़ा देवी की मूर्ति का लॉकेट बांध दिया था। उसने इसे मारने की कोशिश की होगी, पर इससे टच होते ही वो चीख कर गायब हो गया होगा। चलो, अब सब ठीक है तो वापस चलते हैं। गाड़ी में बैठो, आओ। सुधांशु बोला। नहीं सुधांशु, अभी तो रात है, अभी भोर का प्रथम पहर शुरू नहीं हुआ। इस समय हमारी सुरक्षा यह अग्नि कर सकती है। आओ, यहीं पे बैठते हैं। आधे घंटे बाद हम वापस कंचनपुर चलेंगे। कंचनपुर क्यों? दोनों बोले। यह सब क्या चक्कर है, जानना है मुझे। पर अब हमें इस प्रोजेक्ट में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों? कोई असमय मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मरने का कारण तो पता है, पर उसका विधिवत अंतिम संस्कार ना होने से वो इस तरह अपना बदला लेने की कोशिश करती है और समय के साथ नेगेटिव एनर्जी बलवान होती जाती है। हमें यह कारण पता करके इस काम को अंजाम देना होगा। नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हा 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 हा, मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। अचानक से अट्टहास भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी और कुछ परछाइयाँ भी जो उनके चारों ओर घूम रही थी। नील, श्रुति डरकर नील से निपट गई। डरो मत श्रुति, अब बस सुबह होने ही वाली है, फिर यह लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थोड़ी देर में चिड़ियों की चहचहाने का स्वर सुनाई देने लगा। मॉर्निंग हो गई नील? हाँ। टाइम क्या हुआ सुधांशु? मेरा मोबाइल बंद हो गया है नील। रुक जाओ फिर, जंगल में जल्दी उजाला दिखता है। इन हालात में रोशनी के अलावा और कुछ सच नहीं हो सकता। उजाला होते ही निकलते हैं। जैसा तुम कहो, तुम्हारी हर बात सही साबित हो रही है नील। थोड़ी देर में आसमान लाल रंगत के साथ दिखाई देने लगा। अब सुबह हो गई, चलो उठो सब। तीनों गाड़ी में बैठकर कंचनपुर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नील, सुधांशु और श्रुति कंचनपुर जा कर के इन आत्माओं के बारे में पता लगा पाएंगे? क्या वो उसके पीछे का राज जान पाएंगे जिसकी वजह से ये आत्माएं जंगल में भटक रही है? क्या उन आत्माओं को वो मुक्ति दिलाने में सफल हो पाएंगे? कंचनपुर पहुंचकर वह सीधे सेवाराम के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गए। सेवाराम जी घर पर है? घर के चबूतरे पर झाड़ू लगाने वाली स्त्री शायद सेवाराम की पत्नी थी। हाँ, घर में ही है, अभी बुलात है, कहकर वह अंदर चली गई और थोड़ी देर में अंदर से सेवाराम कुर्ता पहनता हुआ बाहर आया। अरे साहब जी, आप लोग शहर नहीं पहुँचे क्या? अरे ईका,
नील बाबू, आपके कपड़े कहाँ गए? लगता है कोई हादसा घट गया क्या? क्या हुआ साहब जी, सब ठीक तो है ना? सेवाराम, पहले तो हमारे रुकने और खाने पीने की कुछ व्यवस्था करवा दो, बहुत थक गए हैं, फुर्सत से तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सुधांशु बोला। एक काम करो साहब, भीतर चल के चाय पियो, तब तक हम मुखिया जी से गेस्ट हाउस की चाबी ले आते हैं। सेवाराम, ऐसे तुम्हारे घर? नील सक पकाया। साहब, बाजार खुलने में समय है, अगर बुरा नहीं मानो हमारे कमीज़ पहन लो, एकदम नहीं है। वह अपनी पत्नी को शर्ट लाने के लिए अंदर भेज देते हैं। बुराई की कोई बात नहीं सेवाराम, यह तो हमारा प्रेम है। नील ने सेवाराम की शर्ट पहन तो ली, पर लंबाई में छोटी पड़ गई। ओह, यह तो आपके? सेवाराम की बात काटते हुए नील बोला। कोई बात नहीं सेवाराम, शहर में कई बार और कई लोग फैशन के चलते ऐसी शर्ट पहनते हैं और फिर बाजार खुलने पर नई ले लूँगा। ठीक है, आप चाय पियो, हम चाबी लावत है। गांव में कभी कभी सरकारी अफसर आते थे तो उनके रुकने के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ था और चाबी मुखिया जी के घर ही रहती है। गोमती ने चाय बनाकर मठरी के साथ दी। नमकीन मठरी के साथ चाय पीकर तीनों को थोड़ा अच्छा लगा। चलो साहब, चाबी ले आया हूँ। सेवाराम लौट आया था। गेस्ट हाउस में उसने 2 कमरे खोलकर चाबी नील के हाथ में दी। साहब, मुखिया जी 2 कमरों की चाबी दिए हैं, आप दोनों एक कमरे में हो जाओ और मेम साहब को एक कमरा दे दो। धन्यवाद सेवाराम, इतनी ही काफ़ी है। आप हमारे खाने की व्यवस्था करवा दो, बहुत भूख लगी है। पैसे की चिंता मत करना, हम लोग तब तक मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। बाजार कब खुलेगा? गांव का हाट है, 10 बजे तक खुलत है और 5 बजे बंद हो जाता है। क्या कुछ खरीदे का है? हाँ सेवाराम, एक जोड़ी कपड़े, तभी तो फ्रेश हो पाएंगे ना। नहा ले तो थकान मिटे। नील ने कहा। आप लोगन जैसे फैशन वाले तो कपड़े नहीं मिलेंगे, पर हम लोगन जैसन कपड़े मिल जाएंगे। चलो, अबई गंगा की दुकान खुलवावत है, वो तो घर ही में दुकनियाँ खोल रखी है। जय बात सेवाराम, चलो फिर। सुधांशु ने सेवाराम की टोन में कहा तो नील श्रुति हंस पड़े। गंगा की दुकान में नील और सुधांशु ने सादा पैंट और कुर्ते खरीदे। श्रुति ने सिंपल सलवार सूट लिया। साधारण पर आरामदायक कपड़े थे। तीनों गेस्ट हाउस लौट आए और नहा धोकर तैयार हो गए। सेवाराम ने ढाबे का नंबर दे दिया था तो नील ने खाना ऑर्डर कर दिया। तीनों खाना खाकर आराम करने लगे। 11 बजे सेवाराम मुखिया जी के साथ मिलने चला आया। साहब मुखिया जी। नमस्ते मुखिया जी। साहब, अब बताइए रतिया के क्या हुआ था? नील सारी बातें बताता है। बहुत समझदारी से काम लिया बाबूजी आपने, नहीं तो जो रात में वहाँ फंसा वो मरा ही मिलता है। वो तीनों बुरी आत्माएं बन गए हैं। तो पहले तो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, पर अब उन्हें भी नहीं बख्शते हैं। मुखिया बोले। तीनों कौन? आप जानते हैं उनके बारे में, बताइए हमें भी। दीना, उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी झुमरी, उन तीनों की आत्माएं रात के समय आतंक मचाए हुए हैं। मुखिया बोले। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिनकी मृत्यु असमय हुई हो और उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी प्रकार का पूजन नहीं हुआ हो, उनकी आत्माएं परेशान करती हैं। कोई बच्चा ही कहाँ उनके परिवार में जो उनके लिए कुछ करता। हुआ क्या था उनके साथ? साहब, हमारे गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने शहरों में ट्रेनिंग ली और लोन लेकर यहाँ अपने छोटे छोटे कारखाने लगा दिए। गांव के लड़कों को ट्रेनिंग देने लगे। कारखाने से जो भी उत्पाद होता था उसे शहर में ले जाकर बेच देते थे। हम लोगों की तरक्की के लिए इतना ही बहुत था। पर मुखिया जी कहते कहते रुक गए। पर क्या मुखिया जी? कुछ साल पहले आप ही की तरह कुछ शहर के लोगों ने यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह एक दवाइयाँ बनाने वाला प्रोजेक्ट था। तब दीना के परिवार ने उनकी बहुत मदद की थी। यहाँ गांव वालों ने तो साथ देने से मना ही कर दिया था, तो वो लोग पास के गांव से मजदूर ढूंढ कर लाते थे। दवाइयों का प्लांट। सेवाराम, ऐसा कोई प्लांट तो तुमने दिखाया ही नहीं, पूरा बनता तो दिखाते। मुखिया जी बोले।
सेवाराम, तुम बताए नहीं यहाँ बाहरी लोगों के प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते? मुखिया जी, हम बहुत कोशिश किए पर साफ सुने तब ना। उन्होंने तो ट्रेन से जाते समय यह जगह देखी तो हम यहाँ जगह बतात है पता करके हमारा नंबर खोज लिए। इसकी वजह ऐसा क्या हुआ था? प्रोजेक्ट तो सिर्फ बहाना था। वो लोग मानव अंगों की तस्करी किया करते थे। उन लोगों ने गांव से दूर जंगल में बंगला बनाया तो हम सबको तभी शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो यही बंगला ना बनाते। फिर क्या? हम अपने गांव वालों को अपनी बातों से विश्वास दिला दिए कि यह शहरी लोग का काम कर सब मुसीबत में घिर जाओगे। यह तो मान गए, पर वो तीनों नहीं माने। काहे कि उनसे उन्हें मोटी रकम जो मिल रही थी। मानव अंगों की तस्करी, यह आपको कैसे पता चला? वो ऐसे कि जो भी मजदूरी करने आता उसको वो यहाँ से जाने नहीं देते, और परिवार वाले बुलाने आते तो कहते काम पूरा होते ही भेज देंगे। फिर उनको पगार देकर घर भेज देते। भोले भाले गांव वाले क्या जाने उनके बच्चे क्या झेल रहे हैं। वो उनसे मिलते तो उनके पहरेदार साथ रहते तो वो सच नहीं बता पाते। वो लोग उनके गुर्दे निकाल कर बेच रहे थे, और जो मर जाते उनके बाकी के अंग निकालकर उन्हें भी जंगल में दफन कर देते, और माँ बाप से कहते कि वो घर लौट गए। किसी ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की क्या? कितनों ने की, पर चोर चोर मौसेरे भाई गांव वालों को ही डांट कर भगा दिया जाता। हम लोगों ने दीना के परिवार को गांव से निकाल दिया और आसपास के गांवों में लोगों को अपने बच्चों को उसके साथ भेजने से मना कर दिया। फिर एक दिन मधुपुर का बिरजू घायल अवस्था में कैसे भी गांव तक पहुंचा और सच्चाई बयां कर दी। सच सुनकर गांव वालों ने शोर मचा दिया। पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और यह तीनों गांव वालों ने बंगले को आग लगा दी। यह तीनों जान बचाने के लिए भागे। गांव वालों को पीछे आता देख झुमरी तालाब में कूद गई और डूबकर मर गई। दीना और उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला। बस एक गलती सबसे हुई कि उनके शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया गया था, इसलिए आत्माएं भटक रही है। नील बोला, बाबूजी, भटक ही नहीं रही है, बल्कि शहर वाला यहाँ कुछ करने आए तो उसके पीछे पड़कर उनकी मौत का बदला लेती है। अगर गांव वाला कोई गलती से रात को जंगल में मिल जाए तो डरा डरा के पागल कर देती थी, लेकिन अब मार देती है। साहब इसलिए कहे थे यहाँ कुछ करने की मत सोचो। हम सब तो सीमा मंत्र तंत्र से सील करवाए हैं तो गांव के अंदर सुरक्षित है। सेवाराम, यह समस्या का समाधान नहीं है। कभी ना कभी तो गांव का सुरक्षा घेरा कमज़ोर होगा, तब क्या करोगे? सुधांशु भी अब इन बातों पर विश्वास करने लगा था। सुधांशु की बात सुनकर नील बोला, हाँ मुखिया जी, ऐसे तो इन आत्माओं की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मैंने नाना जी के यह बात सुनी थी कि अगर अतृप्त आत्माओं का सही से अंतिम संस्कार किया जाए तो वह फिर परेशान नहीं करती। अगर ऐसा नहीं करते तो आगे चलकर प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है, तब वो सबके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। नील ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुखिया ने प्रश्न किया। यह तो कोई तंत्र मंत्र का जानकार ही बता सकता है। आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो फिर चलो मिलकर पूछते हैं, वही कोई समाधान बताएंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो इस डर से आप निर्दोषों को मरते हुए देखते रहोगे। कल को गांव वालों के साथ ही अप्रिय घटना घटने लगी तब भी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे। मुखिया जी, इन लोगों की बात काफ़ी हद तक सही है। अब वो आत्माएं गांव वालों को भी नुकसान पहुंचाने लगी है। ठीक है, फिर पहले गांव वालों से इस विषय पर चर्चा करनी होगी। उनको साथ ही लेकर कुछ करना संभव होगा। मुखिया जी शाम को पंचायत में अपनी बात रखते हैं। अधिकतर लोगों की राय नील के पक्ष में थी। कुछ लोग अभी भी डर रहे थे। हम तो सालों पहले ही बोल रहे थे कि इन लोगों को ऐसे मत छोड़ो वरना भूत बनकर सताएंगे, और हमारी बात सच भी हो गई। चलो पहाड़ी वाले बजरंग बाबा के पास, वही तोड़ ढूंढेंगे। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला। चलो सब मिलकर काली पहाड़ी पर बने बजरंग बाबा के आश्रम पहुंच गए
और उन्हें सारी समस्या से अवगत कराया। समस्या जानकर बजरंग बाबा बोले, बात इस हद तक बढ़ गई, तब समझ आई है यह बात? पहले ही कहा था, गांव की सीमाओं का बंदेज करके कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानकर अंतिम संस्कार कर आत्मा शांति का पूजन कर दो। आप यह सब जानते थे तो फिर आपने ही कुछ क्यों नहीं किया? यूं चुपचाप अपनी तंत्र साधना क्यों करते रहे? नील ने पूछा। बेटा, जंगल में कहाँ क्या कांड हुआ यह मैं कैसे जानूं? इन्होंने जो कहा, जो बताया, उस आधार पर मैंने तंत्र मंत्र से सीमाएं बांध दी। फिर भी कहा था कि यह काफ़ी नहीं है, पर इन्हें लगा शायद दक्षिणा के लालच में मैं यह सब कह रहा हूँ। गलती हो गई बाबा जी, पर अब आप ही कोई उपाय बताइए। मुखिया जी बोले, मैं क्या उपाय बताऊँ? पहले से ही कह रहा हूँ कि उनके कंकाल ढूंढो और फिर विधिवत दाह संस्कार विधि संपूर्ण करो। उनकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाओ, तभी मुक्ति मिलेगी। पर इस काम को करने में कोई खतरा पैदा हुआ तो? अगर उन आत्माओं ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मुखिया, तो पहले यह तय कर कौन इस काम के लिए तैयार है। मुखिया जी, दो तो हम हैं, बाकी आप देख लो। नील सुधांशु बोले। मुखिया जी, हम भी तैयार हैं। भीड़ में से 2-3 लोग और बोले। ठीक है। फिर वह लोग भी सामने आए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। सही जगह वही बता सकते थे। नील और सुधांशु को मिलाकर गांव से 8 लोग तैयार हो गए। बजरंग बाबा ने उन सबकी कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांध दिया। मुखिया, तुम कुछ लोगों को और साथ में ले लो, और हाँ, गंगा जल, घी और कुछ जलती हुई मसाले साथ में रखना। सुबह होते ही 25 लोगों की भीड़ जंगल के लिए निकल गई। जो अच्छे तैराक थे, उन्हें तालाब के तल में झुमरी का कंकाल ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत मकसद करनी पड़ी। बहुत कोशिशों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें झुमरी का कंकाल मिल गया। मुखिया जी, झुमरी का कंकाल मिल गया, गुलाब सिंह चिल्लाया। यह कैसे पता कि यह झुमरी ही है? मुखिया जी बोले। भूल गए मुखिया जी, झुमरी का दायां हाथ टूट गया था। तुम ही तो दीना के साथ उसे शहर में भर्ती कराए थे और उसके हाथ में हड्डी की जगह सरिया पड़ाव बताए थे। ओह हाँ, फिर तो यह झुमरी ही है। यह देखो, सरिया उसी हाथ में है। समय के साथ आंधी, बारिश और धूल मिट्टी के नीचे दीना और राजू के कंकाल दफन हो गए थे। काफ़ी खोदने पर उनके भी कंकाल मिल गए। एक विशाल घेरे के अंदर तीनों कंकालों को चिता पर रखकर बजरंग बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उन कंकालों के ऊपर गंगा जल छिड़का। वैसे ही जंगल में चारों ओर से भयानक सी आवाज़ आने लगी। हवाएं जोर जोर से चलने लगी। सब घेरे के अंदर आ जाओ, जल्दी करो, कोई भी बाहर ना रहे। मुखिया, मसाले जलाओ। बजरंग बाबा चिताओं के चारों ओर चक्कर लगाकर मंत्र पढ़ते रहे। भर्राती हुई, चीखती हुई आवाज़ें भयभीत कर रही थी। अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। चिताओं को आग लगाओ, क्षण भर भी देरी मत करो। बजरंग बाबा का मंत्र पढ़ना बंद हो गया था। उनका आदेश सुनते ही चिता को आग लगा दी गई। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। धूल छट गई, हवा भी हल्की बहने लगी। झुमरी, दीना और राजू की आत्मा को शांति मिल गई थी। चलो, छुटकारा मिला। मुखिया बोले। नहीं मुखिया, अभी कुछ और बाकी है। बजरंग बाबा बोले। क्या बाबा जी? यह जो घेरा बना देख रहे हो, इसके चारों ओर यह अभिमंत्रित कीले ठोक दो। कल सुबह इन अस्थियों को पास की नदी में प्रवाहित कर देना। बस फिर सब शांति हो जाएगी। सब गांव लौट आए। अब हमें इजाज़त दीजिए मुखिया जी। ऐसे कैसे इजाज़त दे दे? इतना बड़ा काम करवाए हो तो खातिरदारी का मौका तो दे दो। मुखिया ने एक दिन और रुकने के लिए मजबूर कर दिया। नील, अब हमें चलना चाहिए। दूसरे दिन सुधांशु ने कहा। नहीं, फिर से शाम होने वाली है। मैं इस समय चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, श्रुति डरते हुए बोली। अरे सब ठीक हो गया है श्रुति, और देख अब हमारे सबके हाथ में अभिमंत्रित धागा भी है। और देख, गाड़ी को बजरंग बली की छोटी सी मूर्ति वो गोमती भाभी ने दे दी है। अब जब बजरंगी साथ है तो फिर डर कैसा? नील की बात सुनकर श्रुति मुस्कुरा उठी।
चलो तुम नहीं मानोगे, पर क्या करो, उस दिन का हादसा भुलाए नहीं भूलता। नील पहले ही पीछे बैठ जा, कहीं फिर से जंगल में गाड़ी रोकनी पड़ी तो। सुधांशु, श्रुति चिल्लाई। मजाक कर रहा हूँ बाबा, बैठो अंदर। अभी प्रोजेक्ट का क्या सुधांशु? नील ने पूछा। छोड़ यार इस बात को, पता नहीं और क्या क्या राज छुपे हो इस जंगल में। हम अपने शहर में भले। क्यों श्रुति? हाँ सच्ची, मैं तो अब कभी नहीं आऊँगी। गांव वालों से विदा लेकर तीनों अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हर रोज़ की तरह आज भी मंजुला अकेली ड्राइंग रूम में उदास सी बैठी थी। लगातार टीवी देखकर वह बोरियत महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने टीवी बंद कर दिया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। उसके घर में 2 नौकर राजू और सुभा, जो कि पति पत्नी भी थे, आज छुट्टी लेकर जल्दी घर चले गए थे क्योंकि उनका बेटा बीमार था। कुछ समय बाद जब वह किचन से वापस आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि सलोनी की फ़ोटो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। यह नीचे कैसे गिर गई? बड़बड़ाते हुए उसने फ़ोटो को वापस उसके स्थान पर रख दिया। सलोनी रोहन की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्यवश अब वह इस दुनिया में नहीं थी। फोटो देखकर लग रहा था कि वह सुंदरता में किसी से कम नहीं रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाब की पंखुड़ियों से पतले होठ। मंजुला शादी से पहले एक लड़के अनुभव से प्यार करती थी, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी रोहन से कर दी थी। रात को 9 बजे रोहन ऑफिस से लौटा तो मंजुला उससे शिकायत कर बैठी, तुम हर रोज़ इतनी देर से क्यों आते हो? मैं यहाँ सारा दिन अकेले बैठी बोर हो जाती हूँ। तब रोहन ने उसे बताया कि वह अपने नौकर राजू के बेटे का हाल जानने अस्पताल चले गए थे, इसीलिए देर हो गई। अब कैसी तबीयत है उनके बेटे की? मंजुला ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। रोहन ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, कुछ पता नहीं चल रहा, अभी बीमारी क्या है। उसे दौरे आते हैं और वह बेहोश हो जाता है, कभी कुछ बड़बड़ाने लगता है, आंखें लाल हो जाती है। संशय के साथ बोली मंजुला, यह कैसी अजीब सी बीमारी है? कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? उसने मंजुला के कंधे पकड़ते हुए रोमांटिक होकर कहा, उसका तो पता नहीं, लेकिन एक भूत हम पर जरूर चढ़ा है और वो है तुम्हारे प्यार का भूत। उसकी इस बात से मंजुला ने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, बिल्कुल झूठ, अगर हमसे प्यार करते तो हर रोज़ इतनी देर से ना आते। ओके बाबा, कल से जल्दी आऊँगा। अब तो मुस्कुराकर हमारे सीने से लग जाओ। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई वह। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का थका हारा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, मगर मंजुला की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने नौकर के बेटे सौरभ, जो कि 13 या 14 साल का रहा होगा, उसके विषय में सोच रही थी। ऐसी बीमारी जिस पर डॉक्टर भी मौन है, सारे लक्षण अजीब है, कहीं सचमुच कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? ऐसा कुछ सोचते हुए पता नहीं कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही समय बीता होगा कि चू चू कड़कड़ जैसी आवाज़ें आने लगी थी। मंजुला की आंखें इन आवाज़ों से खुल गई। उसने लाइट ऑन की और रोहन की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। मंजुला की नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी, जो हवा के कारण इधर उधर होकर यह अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की को बंद कर दिया। अभी वह खिड़की को बंद करके पलटने ही वाली थी कि उसकी नज़र घर के लॉन की ओर चली गई और वह सिहर सी उठी, क्योंकि एक साया सी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी उसे। छिपल देखकर कहीं अंधेरे में गुम सी हो गई। मंजुला का दिल धक धक कर रहा था। क्या था वह? क्या उसे रोहन को जगाना चाहिए? मगर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपना इरादा त्याग दिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। नई सुबह अच्छी खबर के साथ नहीं आई थी। सौरभ की हालत बड़ी खराब थी। वह कभी हंसता था तो कभी रोता था। राजू घर का पुराना नौकर था,
इसीलिए रोहन ने सौरभ के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ गई थी। एक अनुभवी डॉक्टर राज सिंधे ने रोहन से कहा, कुछ मरीज ऐसे होते हैं रोहन साहब जिनका इलाज हमारे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। जिसे हम ओझा और तांत्रिकों के नज़रिए से देखें तो उसे भूत प्रेत का साया आदि भी कहते हैं, मगर मेडिकल साइंस इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। और क्या आप इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? रोहन ने डॉक्टर से पूछा। हाँ, बेशक मानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मरीज को यहाँ से ले जाकर किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाएं? झल्लाए हुए रोहन ने डॉक्टर से कहा। अगर आप जैसे डॉक्टर भी इन बकवास बातों को सच मान रहे हैं तो फिर मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मरीज को यहाँ से ले जाएं, मगर जरा आप ही सोचिए कि मरीज की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यह मेडिकल केस नहीं, बिल्कुल पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक नर्स भागी हुई आई और उसने डॉक्टर को बताया कि सौरभ से दौरे आ रहे हैं। कुछ पल बाद ही डॉक्टर और रोहन सौरभ के कमरे में जा चुके थे। उसे कई नर्स और डॉक्टर पकड़े हुए थे, फिर भी वह उनसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। हा 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 हा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको, यह चिल्ला रहा था वह। आवाज़ किसी औरत की तरह लग रही थी, आंखें जैसे आग उगल रही थी, चेहरा भभक रहा था। उसकी इस हालत को देखकर उसके माता पिता आंसू बहाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब रोहन कमरे में आया तो वह और ज़्यादा भड़क गया। मरेगा तू भी, नहीं बचेगा तू, वसियाना आवाज़ में रोहन को देखकर गुर्राया वह। तेरे गुनाहों की सज़ा भुगती है इसने भी, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। सौरभ का पिता राजू यह देखकर कांप उठा। वह बड़बड़ाया, ये वही है और अब ये किसी को नहीं छोड़ेगी। सौरभ के नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। रोहन हैरान था कि वह उसको निशाना बनाकर कुछ कह रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ को नहीं बचाया जा सका। कुछ घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। घटना ने रोहन और मंजुला को हिलाकर रख दिया। जब रोहन ने उसे अस्पताल की सारी घटना बताई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था रोहन, जिसने सौरभ को मार डाला और अब वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। उसने तुमको भी धमकी दी है, मगर वह किसकी आत्मा है और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? झुंझलाई हुई मंजुला रोहन से यह पूछ रही थी और रोहन खामोश था। कमरे से बाहर खड़ा राजू बड़बड़ा रहा था, यह वही है, हाँ, उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता है। पागलों सा बड़बड़ाता हुआ वह बाहर चला गया। घटना के 2 दिन बाद मंजुला घर पर अकेली थी। रात के 9 बज रहे थे। रोहन आज रात किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नौकर अपना काम निपटाकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। आज से पहले कभी मंजुला को डर नहीं लग रहा था, मगर आज वह बहुत ही डरी हुई सी थी। जरा सी आहट होते ही उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती थी। कुछ दिन पहले सौरभ के साथ घटी घटना उसको दहला कर रख दिया था। घड़ी ने रात के 10 बजने की सूचना दी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि ऐसी आवाज़ हुई जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की खोल रहा हो। मंजुला की जैसे सांस अटक गई। वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लाइट जला सके। लेटे लेटे ही उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो वह चौंक उठी। खिड़की खुली हुई थी और एक काली परछाई उसमें नजर आ रही थी। वह इतना डर गई कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। वह परछाई अब खिड़की के भीतर आ चुकी थी। मंजुला को अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सोचने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। वह काली छाया निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही थी।
अचानक उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी सी बजी और वह अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। अंधेरे में राह में रखी हुई एक कीमती मूर्ति से टकराई और सन्नाटे को चीरती हुई चीख उसके मुंह से निकल गई, मगर गिरने की परवाह ना करते हुए वह फिर से उठी और कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उसकी नज़र खिड़की पर गई तो वह चौंक उठी। वहाँ पर कोई नहीं था, मगर खिड़की खुली हुई थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि सोने से पहले उसने खिड़की बंद कर दी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की के पास जाकर देख सके आखिर कौन है जो इस तरह से उसको डरा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है उसका। इस तरह के अनउलझे और सुलझे सवाल मंजुला के दिमाग में चल रहे थे। अभी वह इन विचारों में खोई हुई ही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से कांप गई, हलक जैसे सूख गया। वह एकदम से पीछे मुड़ी तो उसके सामने सुबह खड़ी थी, उनकी नौकरानी। साथ में राजू भी था। वे दोनों उसकी चीख सुनकर अपने क्वार्टर से सीधे यहाँ पर आ गए थे। उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हरदम रहती है, इसीलिए उनको अंदर आने में कोई परेशानी नहीं आई। क्या हुआ मेम साहब, आप चीखी क्यों थी? सुबह ने मंजुला से चौंकते हुए पूछा। मंजुला जो अब तक डर से उभर नहीं पाई थी, उसने कहा, वहाँ खिड़की पर कोई था, एक काली परछाई सी। यह कहकर वह रो पड़ी थी। राजू चुपचाप पीछे खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके बेटे का यूं भयानक तरीके से मारा जाना, यहाँ काले साए का दिखाई देना, क्या इन सब के पीछे वही है? जैसे यह सवाल वह खुद से ही पूछ रहा था। अगले दिन रोहन घर लौटा तो मंजुला ने रात में घटी घटना उसको बताई और साफ साफ कह दिया कि आज के बाद रात में वह अकेली इस घर में नहीं रुकेगी। रोहन इस बारे में फैसला नहीं कर पा रहा था कि यह माजरा क्या है। घर में रात को घुसने वाला कौन था? कोई चोर या फिर सचमुच कोई आत्मा है जो हमारे पीछे पड़ चुकी है? कुछ सोचते हुए कहा रोहन ने, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिन अपने मम्मी पापा के यहाँ चले जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मैं भी अपने सारे ज़रूरी काम निपटा लूँगा। मंजुला को भी उसका यह आइडिया जम गया। मंजुला को उसके घर भेजकर उसी शाम को रोहन ने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या राजू, यह खिड़की की काली परछाई का क्या चक्कर है? कहीं कोई चोर तो नहीं? राजू ने कहीं शून्य में ताकते हुए जवाब दिया, मालिक, मुझे नहीं लगता कि वह कोई चोर था, क्योंकि 2 बार वह इस घर में दाखिल होने के बाद भी एक सुई तक उठाकर नहीं ले गया। अगर वह कोई चोर होता तो क्या यूं खाली हाथ लौट जाता? रोहन को उसकी बात में वजन नजर आया। तो फिर और कौन हो सकता है? रोहन ने कहा, ये वही है जिसने मेरे बेटे सौरभ की जान ली है। कहते हुए खौफ सा नजर आया उसकी आंखों में, और अब उसी का मनहूस साया इस घर पर मंडरा रहा है। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। क्या बेसिर पैर की बातें करते हो राजू? रोहन ने झुंझला कर कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आत्मा का चक्कर है। तो फिर वह क्या था मालिक जो मेरे बेटे के शरीर में घुसकर बोल रहा था? वह लड़का होकर भी एक औरत की आवाज़ में चीख चिल्ला रहा था, और उसने आपको भी धमकी दी थी खुले आम सबके सामने। उसे आप भूल गए क्या? कुछ करना होगा मालिक, वरना पता नहीं अब आगे और कौन शिकार होगा उसका। एक पल रुककर फिर कुछ झिझकते हुए कहा उसने, मेरा दिल कह रहा है कि हम उसको जानते हैं। मेरे ख्याल से वह वही है मालिक जिसे। मालिक, आपसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अचानक सुबह की आवाज़ ने राजू की बातचीत में काट दी। रोहन की सोचें छिटक सी गई। बाहर ड्राइंग रूम कुर्सी पर बैठे थे। कुछ देर बाद ही रोहन उनके सामने बैठा था। उसे याद आया कि घर आते ही उसी ने पुलिस को कॉल किया था। लंबी कद काठी का मालिक था श्रीकांत। वह आज दूसरी बार रोहन के घर आया था। पहली बार तब जब उसकी पहली पत्नी सलोनी की मौत हो गई थी।
तब भी उसने रोहन पर शक भरी नज़र डाली थी और तीखे सवाल किए थे, क्योंकि उसकी नज़रों में सलोनी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। आज भी उसने आते ही रोहन से पहला सवाल किया, हाँ तो रोहन जी, जब आपकी पत्नी के मुताबिक घर में कोई घुस आया था तब आप कहाँ थे उस वक्त? रोहन ने उखड़े से मन से जवाब दिया, एक महत्वपूर्ण मीटिंग के सिलसिले में घर से बाहर था। इतना बड़ा घर और अकेली बीवी, डर तो फिर भी लगना ही था। जब इंसान अकेला हो तो पर्दा भी भूत बनकर डराता है, इंस्पेक्टर ने कहा। रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आपकी बीवी के बयान लेने भी जरूरी है। बुलाइए तो जरा, कहाँ है वो? मैंने उसे उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया है। आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, या फिर मेरे नौकरों के बयान भी ले सकते हैं, रोहन ने इंस्पेक्टर से कहा। ठीक है रोहन साहब, बुलाइए जरा अपने नौकरों को भी, एक इंटरव्यू उनका भी हो जाए, कहकर श्रीकांत ने एक सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद ही राजू और सुभा उसके सामने थे। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा उसने, कोई घर में आता है और फिर बड़े आराम से वापस भी चला जाता है, किसी को कानों कान भी खबर नहीं होती, कोई चोरी नहीं हुई। बड़ा शरीफ चोर था जी वह तो। तुम दोनों का कमरा मेन गेट के बिल्कुल करीब है। घर के पिछले हिस्से और दाएं की दीवारें बड़ी ऊंची है और उन पर कंटीले तार लगे हैं। अब बचता है मेन गेट, जिसके ऊपर चढ़कर कोई अंदर घुस सकता है, और वह यहीं से घुसा भी होगा। अब सवाल ये है कि कोई अंदर घुस गया और तुमको कोई खबर तक नहीं हुई, कैसे? राजू ने डरते हुए कहा, साहब पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, इसीलिए हम दोनों जरा जल्दी ही सो जाते हैं। जब रात में मेम साहब की चीख सुनी तब मेरी आँख खुली और मैं और मेरी घरवाली मेम साहब के कमरे की ओर भागे। इससे पहले कि वह कन्या इंस्पेक्टर कुछ और सवाल पूछ पाता, बीच में बोल पड़ा रोहन, मुझे अपने नौकरों पर पूरा भरोसा है, इनको परेशान करने से क्या होगा? श्रीकांत ने रोहन की ओर देखकर कहा, परेशानियां कभी लगती रोहन साहब, भरोसे शब्द से खिलवाड़ करते रोज देखता हूँ मैं लोगों को। अच्छा अब चलता हूँ। अपने मम्मी पापा के पास आकर कुछ अच्छा महसूस कर रही थी मंजुला। सबसे पहले वह जी भर के सोई, उसके बाद कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार में चली गई। वह मॉल के भीतर कुछ शॉपिंग के इरादे से जा रही थी, तभी उसको किसी ने पीछे से पुकारा। उसने पलटकर देखा तो चौंक गई, क्योंकि उसे पुकारने वाला अनुभव था, वही अनुभव जिसे शादी से पहले वह प्यार करती थी। तो तुम यहाँ? लड़खड़ाते से पूछा मंजुला ने। मुझे तुमसे बेहद ज़रूरी बात करनी है मंजुला। अनुभव सीधा मुद्दे पर आ गया। अब बात करने को हमारे बीच बचा ही क्या है अनुभव, बोली वह। हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। अब हम ना ही मिले तो ही बेहतर रहेगा, यह कहकर वह जाने लगी। वह आदमी तुमको धोखा दे रहा है मंजू, चिल्लाया अनुभव, जिसको पति मानकर तुम पूजा करती हो। मंजुला के आगे बढ़ते कदम रुक गए। क्या बकवास है ये, गुर्राई वह। उस आदमी से मेरी शादी हो चुकी है और यह बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलो। उस आदमी से मेरी शादी को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो झूठ का सहारा लेने लगे। क्या सबूत है तुम्हारे इस बेहूदगी का? जानता था तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगी और यही कहोगी। बोल उठा वह। चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, फिर तुमको सब कुछ बताता हूँ। ना चाहते हुए भी मंजुला को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद वे एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। मंजुला उसे प्रश्नवाचक नज़रों से घूर रही थी। अनुभव ने कहना शुरू कर दिया, कल रात को कहाँ थे आपके पति? ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर थे, फीकी मुस्कान के साथ कहा अनुभव ने। कल रात को वह एक लड़की के साथ होटल ओबराय के एक रूम में थे। ये रहा सबूत, यह कहकर उसने अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई, जिनमें रोहन और एक लड़की अलग अलग पोज में नज़र आ रहे थे। मंजुला पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। उसे रोहन से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकल रही थी और अनुभव कहता जा रहा था, जिस वक्त रोहन होटल में कमरा बुक कर रहा था, संयोग से वहाँ मेरा एक दोस्त भी मौजूद था जो तुम्हारे और मेरे बारे में सब जानता था। एक बार मैंने रोहन की फ़ोटो
भी उसे दिखाई थी, इसलिए उसने अपने फ़ोन से यह फ़ोटो लेकर मेरे पास भेज दी। और यह कोई पहली लड़की नहीं है जो रोहन की ज़िंदगी में आई है। उसको शौक़ है नई नई लड़कियों से खेलने का। उसकी पहली बीवी सलोनी भी उसके बारे में सब जान गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सलोनी अमीर बाप की इकलौती संतान थी। रोहन की शादी का मकसद ही उसकी दौलत पाना था। उसकी मौत के बाद सारी दौलत रोहन की हुई। तुम सोच रही होगी कि मैं यह सब कैसे जानता हूँ। जिसका दिल टूटा हो वह किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने एक जासूसी एजेंसी से रोहन की एक एक जानकारी निकलवाई। पत्थर की मूरत की तरह उसकी एक एक बात सुनती रही मंजुला। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन यह सब कर सकता है। अचानक अनुभव पर चिल्लाई वह, अगर यह सब झूठ निकला तो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, बोल उठा वह। एकाएक मंजुला की आंखों में आंसू नजर आने लगे। क्या मिला तुमको यह सब करके? तुम्हें क्या मिला मुझे बर्बाद करके? अनुभव ने भी उसे सवाल कर दिया। आज तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हैं, मगर एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद सच्चाई अपने आंखों से दिखाई देगी। यह कहकर अनुभव वहाँ से उठ गया और जाते जाते कहा, अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकती हो। तुम बदल सकती हो मगर मैं नहीं। उसने अपना फ़ोन नंबर टेबल पर रखा और वहाँ से चला गया। काली अंधेरी रात थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। राजू और उसकी पत्नी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। उनके कमरे के सामने से काला साया गुजर रहा था। रात के 11 बजने को थे। रोहन ने आज कुछ ज़्यादा ही शराब पी रखी थी। बिना जूते निकाले ही वह सोफे पर पसरा पड़ा था। कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुला और फिर बंद हो गया। इतनी तेज आवाज़ हुई थी कि नशे में होने के बावजूद रोहन का ध्यान इस आवाज़ की ओर गया। बड़बड़ाया वह, कौन है बे? मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि उसने पी रखी है, इसीलिए उसका कुछ भ्रम हो रहा है। मगर उसका ये वहम जल्दी ही मिट गया जब बिजली का बल्ब जलने बुझने लगा और फिर एक धमाके के साथ फूट गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। यह अजीब सी बात देखकर रोहन का नशा हिरन हो गया। उसे कुछ भय सा महसूस हुआ। तभी बाथरूम में अपने आप चलने लगा, जिसका शोर रोहन साफ सुन सकता था। उसका दिमाग चकरा सा गया था। साला ये सब क्या हो रहा है? यह सोचते हुए नल बंद करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा और बाथरूम के अंदर जाकर वह कांप गया, क्योंकि शीशे पर खून से लिखा हुआ था, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अभी रोहन इन सब से उबर भी नहीं। शीशे में एक आकृति सी उभरने शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक चेहरे का रूप लेती जा रही थी। कुछ देर बाद जो चेहरा रोहन के सामने था, उसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया और कांप उठा। तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि उस शीशे में जो आकृति बन रही थी वह किसकी होगी? और रोहन के साथ यह बार बार आने वाली रूह कौन होगी? क्या रोहन ने सच में किसी को मारा है या किसी की दौलत हड़पी है? यह सब सवालों का जवाब अगर आपके पास होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। और इस कहानी का दूसरा भाग तभी देख सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, ताकि आप इस कहानी का दूसरा भाग मिस ना कर सके। इधर अनुभव ने मंजुला को बहुत सारे सच बताया था रोहन के बारे में, जिसके ऊपर मंजुला कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर में सोचती है कि क्या रोहन ऐसा है। तो चलिए, इन सारे सवालों का जवाब इस कहानी के पार्ट 2 में मिलेगा, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। जब रोहन बाथरूम में नल बंद करने के लिए जाता है तो शीशे में एक आकृति उभरनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक चेहरे का रूप ले रही थी।
कुछ देर बाद जो चेहरा रोहन के सामने था उसे देखकर कांप उठा। वह बोला, तुम? नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास का मिला जुला रूप दिख रहा था। टांगें कांपने लगी थी क्योंकि बाथरूम के शीशे में जो चेहरा उभरा था वह सलोनी का था। हाँ, वह सलोनी जो उसकी पहली पत्नी थी, जो कभी बेहद खूबसूरत थी, मगर इस समय उसका रूप बेहद डरावना लग रहा था। लंबे लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें जिनमें नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, अजीब हरे से रंग की उसकी आकृति। वह सलोनी जो मर चुकी थी। वह डरकर बाथरूम से भागा, मगर उसके सामने सलोनी खड़ी थी। फिर से बदहवास होकर वह दूसरी तरफ भागा, मगर उस ओर भी वह उसके सामने खड़ी हो जाती है। इधर उधर भागकर वह थककर जब चूर हो गया तो भागते भागते एक कुर्सी से उलझकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सिर फर्श से टकराया और वह बेहोश हो गया। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अभी से यह हाल हो गया? कमीने, ये तो बस शुरुआत है। इतनी जल्दी तुझे मरने भी नहीं दूंगी मैं। तड़प तड़प के मरना है तुझे। तेरे गुनाह के भागीदार पहले मरेंगे ताकि उनका अंजाम देखकर तू हर रोज डर डर के मरे। यह कहकर वह कहीं गायब हो चुकी थी। जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वहाँ थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसके साथ जो हुआ था उस बात का खौफ अभी भी उसके मन में और चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। उसे होश में आते देखकर राजू और सुभा के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मंजुला भी वहाँ मौजूद थी। उसने भी रोहन के होश में आते ही राहत की सांस ली। ऐसी खबर सुनकर वह खुद को वहाँ आने से रोक ना सकी। अनुभव की कई बातें भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, मगर इस समय उसे यह बातें कहने और सुनने का अच्छा वक्त नहीं लग रहा था। अनुभव की बातें झूठ भी तो हो सकती है। हो सकता है वह मुझे पाने के लिए कोई हथकड़ा अपना रहा हो जिससे रोहन और मेरे बीच में सब खत्म हो जाए। रोहन ने डॉक्टर और मंजुला को सच नहीं बताया था। उसने उनको बताया कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया था और वह गिर गया था, मगर उसकी यह बात एक आदमी के गले नहीं उतर रही थी और वह आदमी था राजू। वह शक की निगाहों से अपने मालिक को देख रहा था, लेकिन उसने यहाँ सबके सामने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। उसे लग रहा था कि सलोनी की आत्मा ने प्रतिशोध लेने की शुरुआत कर दी है। 2-3 दिन में रोहन लगभग ठीक हो गया था। मौका पाकर राजू उससे अकेले में मिला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच जो भी बातें हो उनको कोई तीसरा सुने। उसने सीधे सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मालिक, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह लौट आई है। उसने मेरे सौरभ को मारा है और अब हमको भी नहीं छोड़ेगी। वह एक भटकती रूह है जो सलोनी के सिवा कोई और दूसरा नहीं हो सकती। परेशानी भरे अंदाज में कहा रोहन भी। आज से पहले मैं इस बात पर यकीन नहीं करता था, मगर मेरे साथ भी मौत का खेल खेल चुकी है। एक बार तो मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मगर मेरी अच्छी किस्मत ने मुझे बचा लिया। मगर सवाल यह है कि किस्मत के सहारे कब तक बचेंगे हम? कुछ करना होगा हमें, वरना वह हमें तड़पा तड़पा के मारेगी। एक उपाय है मालिक, राजू ने कांपती आवाज़ में कहा। हमारे गांव के बाहर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है जिसमें एक बुजुर्ग संत रहते हैं। बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने मार भगाया है। अगर हम वहाँ चले तो कुछ हो सकता है। मरता क्या ना करता। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम कल ही वहाँ चलेंगे, मगर ध्यान रहे कि सुबह और मंजुला से सिर्फ इतना कहोगे कि घर की सुख शांति के लिए आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हम। जो रहस्य आज तक अपने सीने में दबाए हो उसे दबाए ही रखना, वरना हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मगर उसे यह पता नहीं था कि बाहर दीवारों से सटकर
खड़ी होकर मंजुला ने उसकी बात सुन ली। उसने उन दोनों की सभी बातें सुन ली थी। इससे पहले कि रोहन को उसकी उपस्थिति का एहसास हो, वह वहाँ से हट गई और वापस अपने कमरे में आ गई। दरअसल उसे शक था कि रोहन उससे बहुत कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह उस पर नज़र रखती थी। आज जब वह मंजुला को सोते हुए जानकर कुछ चौंकना सा होकर कमरे से बाहर निकला, तो मंजुला को कुछ शक हुआ और वह उसके पीछे पीछे चली गई। राजू और रोहन के बीच हुई रहस्यमयी बातें सुनकर वह हैरान रह गई थी। सलोनी के बारे में सुनकर तो उसकी रूह कांप गई थी। वह प्रेत आत्मा बनकर भटक रही है और वे दोनों किसी ऐसे रहस्य की बात कर रहे थे जिसके खुलते ही वे दोनों नहीं बचेंगे। यह सब क्या राज है? ऐसी अनेक बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। यह सोचते सोचते उसे रात को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसे एक ऐसा स्वप्न आया जिसमें सलोनी और रोहन आपस में लड़ रहे थे। सलोनी ने उसे धमकी सी दी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। गुस्से से बौखलाया रोहन भी उसकी ओर लपका तथा जोर का धक्का उसे मार दिया। असावधान सलोनी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई चली गई। लोहे का एक हिस्सा उसके सिर से टकराया और नीचे पहुंचा था। उसका खून से सना जिस्म कुछ देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। जब यह घटना घटी तो संयोग से राजू वहां पहुंच गया था। वह सब कुछ देखकर दहल गया, मगर रोहन ने उसे मोटी रकम का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। हत्या को मात्र एक दुर्घटना बना दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत को रोहन पर कुछ शक भी था, मगर बिना किसी ठोस सबूत के वह कुछ नहीं कर पाया। नतीजा हत्यारा रोहन और उसका सहयोगी राजू बच निकले। रही सही कसर डॉक्टर हेमंत कुमार ने पूरी कर दी, जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रोहन के मन मुताबिक बना दी थी। बदले में उसे भी पैसे दे दिए गए थे, मगर मरकर भी सलोनी वापस लौट आई थी अपना बदला लेने के लिए। उसने एक हाथ में राजू का कटा सिर ले रखा था, जिससे लहू टपक रहा था। इतना भयानक सपना देखकर नींद खुल गई उसकी। उसने देखा कि रोहन गहरी नींद में सो रहा है। वह सपने के बारे में सोच ही रही थी। उसने जो देखा, क्या वह सच है? क्या सलोनी की हत्या हुई थी? वह भी रोहन के हाथों? लेकिन रोहन ने उसे क्यों मार डाला? यह राज अब तक राज ही था। उसे यह सपना क्यों आया? क्या सलोनी उसे सच बताना चाहती है? नए नए रहस्य खुल रहे थे और मंजुला हैरान परेशान हो रही थी। नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह का सूरज एक ऐसी खबर लाया जिससे रोहन की सिट्टी पिट्टी। डॉक्टर हेमंत कुमार की हत्या हो चुकी थी। उसके हाथ पैर टूटकर मुड़े हुए पाए गए थे, जैसे उनको किसी ने जबरदस्ती मरोड़ दिया हो। जबान बाहर लटक रही थी। खुली आंखों में मरने के बाद भी खौफ झलक रहा था। पुलिस हत्या की जांच कर रही थी, मगर रोहन और राजू जानते थे कि यह काम सलोनी की रूह ने ही किया है। एक एक करके वह अपने गुनहगारों को मार रही थी। यह सोचकर उन दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। अब एक पल भी गाए बिना वे दोनों राजू के गांव जमालगढ़ की ओर चल पड़े, जो यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर से कम ना था। उनके जाने के बाद मंजुला ने एक पल भी गवाए बिना अनुभव को फ़ोन किया और कहा, अनुभव तुम अभी इसी वक्त मेरे घर पर आ जाओ, पता नोट करो। यह कहकर उसने अपना एड्रेस बता दिया और आगे की कार्रवाई के बारे में सोचने लगी। इसमें तो कोई शक नहीं रहा था कि रोहन एक अय्यास आदमी होने के साथ साथ सलोनी का हत्यारा भी था। करीब आधे घंटे बाद ही अनुभव वहां आ पहुंचा। मंजुला ने उसे सारी बातें बताई और उससे सहायता मांगी। अनुभव उसको लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर इंस्पेक्टर श्रीकांत ने उनसे आने की। घबराई सी मंजुला ने उसे सारी बातें बता दी। सुनकर हंसा वह, क्या बात है मैडम, वाह क्या डरावनी कहानी सुनाई है आपने, बिल्कुल फिल्मों की जैसी। ये कहानी नहीं इंस्पेक्टर, सच है बिल्कुल, झुंझलाई वह।
चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि सलोनी की आत्मा अपना बदला ले रही है, मगर अब सवाल ये है कि एक आत्मा वाली स्टोरी पर कोई यकीन कैसे करेगा? हम उसको कैसे रोकेंगे? रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखें? एक भूत के खिलाफ? इंस्पेक्टर, आप रोहन और राजू को गिरफ्तार करके पूछताछ करें, वे खुद ही सच उगल देंगे, अनुभव ने कहा। बार बार कहने पर इंस्पेक्टर श्रीकांत तैयार हो गए। चलो भाई लोग, तुम्हारे कहने पर सरकारी पेट्रोल फूकना पड़ेगा, मगर याद रखियो अगर तुम्हारी भूतिया स्टोरी फ्रॉड निकली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, बड़बड़ाते हुए उठ गया श्रीकांत। पुलिस जीप में अनुभव, मंजुला के साथ श्रीकांत और 2 सिपाही भी सवार हो चुके थे। राजू इधर कार चला रहा था, रोहन पिछली सीट पर बैठा था। रोहन बड़बड़ा रहा था, ना मैं उस साली सलोनी को मारता और ना ही ये सारा बखेड़ा शुरू होता, फिर खुद ही अपनी बात काटता। और मैं करता भी क्या? साली दिन रात अपनी दौलत की धौंस जमाती थी और मुझे पालतू कुत्ता समझती थी, पैसे भी गिनकर देती थी मुझे एक लड़की की बाहों में क्या देख लिया कि मुझसे तलाक ही मांगने लगी। अगर हमारा तलाक हो जाता तो उसकी सारी दौलत भी उसी के साथ चली जाती ना। रोया, गिड़गिड़ाया, मगर वह नहीं समझी। गुस्से में फेंक दिया उसे सीढ़ियों से नीचे। बोलो, क्या गलत किया मैंने? मगर राजू बूढ़ सा बनकर सब सुन रहा था। उसकी यह हरकत अजीब लगी रोहन को। मंजुला का फ़ोन बज रहा था। उसने जब फ़ोन उठाया तो उसके कानों में सुबह की बदहवास आवाज़ आई। गजब हो गया मेम साहब, किसी ने मेरे पति राजू को मार डाला, या कहकर रो पड़ी सुबह। और मंजुला हैरानी के सागर में गोते खा रही थी। यह क्या कह रही हो नौकरानी सुबह? उसका पति तो रोहन के साथ सुबह ही निकल चुका है, तो फिर वह मरा कैसे? सुबह के मुताबिक घर पर राजू की लाश थी, तो फिर रोहन के साथ कौन है? रोहन का ध्यान राजू पर गया, जो गाड़ी को सड़क से उतारकर कच्चे रास्ते पर ले आया था। रोहन ने कहा, अबे ये कहाँ उजाड़ में ले जा रहा तू मुझे? ये देख, गूगल मैप भी इस रास्ते को गलत बता रहा है। कुछ जवाब देने के स्थान पर पीछे देखा राजू ने, और रोहन के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसका आधा चेहरा राजू का था और आधा चेहरा सलोनी का। होश उड़ गए रोहन के, पसीने से नहा गया उसका जिस्म। धीरे धीरे राजू के स्थान पर सलोनी दिखाई दे रही थी। गाड़ी रोको, चिल्लाया रोहन, मगर रोकने के स्थान पर वह और स्पीड बढ़ा रही थी गाड़ी को। गाड़ी जैसे रफ्तार में गोलियों की तरफ आगे बढ़ रही थी खाई की तरफ। खिड़की खोलकर नीचे कूद गया रोहन। कई कलाबाजियाँ खाता हुआ उसका जिस्म एक और जा पड़ा। घायल होकर करा रहा था वह, चेहरा खून से लथपथ, सिर पर मौत मंडरा रही थी। भागती हुई कार गहरी खाई में समा गई और आग के गोले में तब्दील हो गई। उधर इंस्पेक्टर के आदेश के मुताबिक रोहन की फ़ोन लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी और उसी के हिसाब से वह रोहन को फॉलो कर रहा था। अब वह रोहन से ज़्यादा दूर नहीं था। रोहन घिसटाता हुआ सड़क तक वापस आ गया था और किसी से सहायता मांगने की कोशिश में था, मगर इसे उसकी बदकिस्मती ही कही जाएगी। उस समय वहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरा। डर से वह इधर उधर देख रहा था कि कहीं फिर से उसकी मौत उसके पीछे पीछे ना आ जाए। अचानक उसका चेहरा खिल उठा जब एक कार उसे आती दिखाई दी। वह मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मगर यह क्या, एकदम से उसको अपनी पीठ पर धक्का सा महसूस हुआ और वह उस कार के सामने जा गिरा। एकदम से कार वाला ब्रेक नहीं लगा पाया, नतीजा कार उसके एक पैर को रौंदती निकल गई। यह सब देखकर कार सवार ने भागने में ही भलाई समझी और रोहन गला फाड़ फाड़ कर चिख रहा था। दर्द की एक तेज़ लहर उसके पैर में उठ रही थी, जो अब टूटकर मुड़ गया था। उसके सामने खड़ी थी सलोनी की रूह, जो उसे तड़पा तड़पा कर मार रही थी। मुझे बख्श दो, गिड़गिड़ाया वह, मगर उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। उसने एक नज़र रोहन की ओर गुस्से से देखा और उसी समय उसके हाथ पैर बुरी तरह से मुड़ने तुड़ने लगे। वह दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वह हंस रही थी। कुछ समय बाद
जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को पुलिस की गाड़ी में पाया। अंधेरा छाने लगा था, उसका अंग अंग दुख रहा था, कपड़े फट कर तार तार हो रहे थे, अधमरा हो चुका था वह। उस गाड़ी में मंजुला और अनुभव के साथ साथ इंस्पेक्टर श्रीकांत भी मौजूद था। उसने रोहन की इस हालात पर कहा, आपको ऐसे किसने मरोड़ तड़ोड़ कर मारा रोहन साहब? ऐसे तो कोई कपड़ा भी ना निचोड़े। वह तो भला हो आपकी पत्नी मंजुला का, जिसके कारण हम आप तक पहुंच सके, नहीं तो आप आज यमलोक पहुंच जाते। मंजुला को आज रोहन से जरा भी हमदर्दी ना थी, क्योंकि वह एक धोखेबाज होने के साथ साथ हत्यारा भी था। मगर रोहन को अपने जिंदा होने पर आश्चर्य हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको सलोनी की रूह ने जिंदा कैसे छोड़ दिया। मगर उसकी यह खुशी जल्दी ही उसकी चीख में बदल गई। वह गाड़ी के आगे सड़क पर खड़ी है, चिल्ला पड़ा हुआ, मगर उसके सिवा किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने वह नज़ारा देखा कि वह दहल गए। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति रोहन का गला दबा रही थी। रोहन की आंखें बाहर को उबल पड़ी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। केवल गाड़ी के इंजन की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। मंजुला चीख कर अनुभव के सीने से लग गई। अनुभव को जैसे सारा जहां मिला। सबसे बुरी हालत इंस्पेक्टर श्रीकांत की थी। उसके मुंह से निकला, क्या था वह? सपना या हकीकत? क्या सचमुच आत्मा ने अपना इंतकाम लिया? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी को सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनती रहें। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखो, तभी आपको दूसरा भाग समझ में आएगा। और आप इस कहानी का पहला भाग तभी देख सकते हो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ या भूतिया कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।